नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन क्लास में, जहां आज हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है हमारे सामने। सवाल ये है, सवाल नंबर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सवाल है ये 4:12 समानुपात 64 अनुपात प्रश्नवाचक। हमें इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा वो बताना है। सबसे पहले हम कोई भी ए बी सी डी यहाँ मान लेते हैं और हमें पता होना चाहिए जब अनुपात और समानुपात इस संबंध में दिया होगा तो बाहर वालों का गुणनफल अंदर वालों के गुणनफल के बराबर होगा। अब अगर हमने यहाँ पर p मान लिया है तो बाहर 4p होगा और अंदर 12 गुणा 64 होगा। अब हमें p का मान ज्ञात करना है तो 4 यहाँ बट्टा में जाएगा तो 4 से ये 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12। 4 से ये 3 बार कट गया, 3 को हम इससे गुणा करेंगे, 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 192 आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है हमारे सामने। सवाल नंबर 2 ये है, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2 ये है 4, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पर हमें बताया है 8 और 6। सवाल वैसा ही है, बाहर वालों का गुणनफल अंदर वालों के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए तो बाहर क्या आएगा 4 × 6 और अंदर है p गुणा 8। इस बार हमें p का मान ज्ञात करना है तो इस p को यहाँ अकेला रखेंगे और इसको इधर ले आएंगे तो इधर ये बट्टा में आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इससे ये कटेगा तो आ जाएगा 3। तो p का मान आ चुका है 3। ये बेसिक सवाल किया हमने और 100% ऐसी संभावना होती है कि बेसिक परीक्षा में 1-2 बेसिक सवाल आते हैं। देखिए अगला बेसिक सवाल क्या है हमारे सामने। अगला सवाल जानकारी पर आधारित है, जहां पर हमें बोला गया है 2, 4 तथा 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। 2, 4 व 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। यहाँ हमें ये करना होगा 2:4 समानुपात 8:p, मतलब चतुर्थ अनुपाती जो है, चौथा अनुपाती है, वो हमें p के रूप में लिखना है। बाहर वालों का गुणनफल अंदर वालों के गुणनफल के बराबर होगा तो 2p बराबर 4 गुणा 8। 2 यहाँ बट्टा में जाएगा तो 2 बार कट जाएगा, इससे 8 दूनी 16। ये चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने का तरीका है। तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना होगा तो 3 हमें राशियाँ दे रखी होगी, चौथी राशि हमें माननी होगी। अब देखिए यहाँ हमने चतुर्थ अनुपाती ज्ञात किया। अगर ये सवाल तृतीयानुपाती का होता तो तृतीयानुपाती का अगर सवाल होता तो 2 राशियां दे रखी होती, 4 और 6 यहाँ लिखा हुआ है, इनका तृतीयानुपाती ज्ञात करो। ये सवाल है हमारे सामने। देखिए ये भी जानकारी पर आधारित सवाल है। जब हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए बोला जाए 4:6 समानुपात में हमें इसी 6 को रिपीट करना है। इस बात को आप याद रखिएगा। जब तृतीयानुपाती ज्ञात करना होता है तो 2 राशियाँ दे रखी होगी, इसी दूसरी राशि को आपको 2 बार लिखना है और बाहर आपको लिख देना है p। ये तृतीयानुपाती होगा। अब देखिए बार बार वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा, तो ये होगा 4p और 6 × 36। p का मान निकालना है, 36 के बट्टा में 4 आ जाएगा, 4 × 36। ये आपने तृतीयानुपाती ज्ञात किया। इसके बाद हम मध्यानुपाती ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए ध्यान से, हम बेसिक की बात कर रहे हैं। हर सरल सवाल को लेंगे और सरल से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। 9 तथा 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। 9 व 16 का मध्यानुपाती कह देवे या मध्य समानुपाती कह देवे, एक ही बात है। अगर मध्य समानुपाती लिखा हुआ हो तो भी एक ही बात होगी। इसमें क्या करना है, जब आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो आपको बीच में 2 राशियां p के रूप में लिखनी है। मतलब ये यहाँ रहेगा 9:p समानुपात p अनुपात 16। p और p का गुणा हो जाएगा p का वर्ग और 9 गुणा 16 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल होगा। बहुत ही सिंपल बेसिक जानकारी है, इसे याद रखिएगा आप। ये वर्ग का निशान जब इधर जाता है तो वर्गमूल का निशान हो जाता है। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। 3 चौक 12 आपका उत्तर आ चुका है। सीधा सीधा अगर नहीं निकलता तो हम क्या करते, गुणा करते और फिर काम निकालते। जैसे कि अगर 6 लिखा होता तो पहले हम 36 करते और फिर 6 बार निकालते। लेकिन यहाँ 9 का 3 हो गया और 16 का 4 हो गया तो 3 चौक 12 जो है इसका मध्यानुपाती हमने ज्ञात कर लिया। अब मध्यानुपाती में आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप डायरेक्ट याद रखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। मध्यानुपाती निकालने के लिए हमेशा
इन दोनों राशियों को वर्गमूल में लिख दीजिए। ये मध्यानुपाती आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों राशियों को वर्गमूल में रख दीजिए गुणा करके। तो इन दोनों का गुणा आपने वर्गमूल में रख दिया तो 9 का कितना होगा 3 और 16 का 4 12। आप इस तरह से डायरेक्ट भी मध्यानुपाती याद रख सकते हो। अब देखिए ये टाइप 1 और टाइप 2 के सवाल थे। अब हम तीसरी टाइप पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमारे को बताया है ए और बी का अनुपात। ए और बी का अनुपात हमें दे रखा है 2:3 और फिर हमें दे रखा है बी और सी का अनुपात। बी और सी का अनुपात हमें दे रखा है 4:5 और हमें ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा बहुत सारी बार किया होगा, फिर भी देख लीजिए हम सब सवाल कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम एसएससी जीडी या आर्मी या आरपीएफ की जो बेसिक परीक्षाएं होती है उनमें कैसे परफॉर्म कर पाएँ। ये हमने लिखा 2:3, यहाँ हमने लिखा 4:5 क्योंकि बी की जगह 4 था। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ गुणा होगा, ये दोनों आपस में गुणा होंगे और ये यहाँ गुणा होगा। हमेशा इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजा 15। ये हमने ए बी सी का अनुपात निकाल दिया। ऐसा बहुत सारी जगह पे काम आएगा। कई जगह भाषा में ये शब्द दे रखे होंगे और हमें उन्हें प्रश्न के रूप में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे सवाल भी आएंगे आगे। देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने। अगले सवाल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यहाँ पर एक सवाल ऐसे होता जहाँ आपको दे रखा होता ए और बी का अनुपात 3:4 है और बी और सी का अनुपात 8:9 है, तो आप ऐसा करने की जगह डायरेक्ट कर सकते थे। आपको ये बी एक जैसा दिखना चाहिए, तो बी एक जैसा आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। यहाँ पर अगर आप इस 4 को 2 से गुणा कर दो तो ये भी 8 हो जाएगा। बी आपको 8 दिखना चाहिए, बी आप यहाँ 8 दिखा सकते हो। तो आप इसे 2 से अगर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और यहाँ है 8:9। तो ए हो गया 6, बी हो गया 8 और सी हो गया 9। इस तरीके से आप अपना समय भी बचा सकते हैं थोड़ी सी अगर आप स्मार्टनेस लगाएं तो। ऐसा ही एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको, और आप क्या स्मार्टनेस लगा सकते हो वो देखिए। आपको दे रखा हो मान लो 2:4 और 6:7। ये आपको मान लीजिए 3:4 और 6:7 दे रखा हो। एक तरीका तो आपके पास है ही जो सबसे पहले बताया, लेकिन उसमें इसको करोगे तो काटना पड़ेगा लास्ट में सरल अनुपात निकालने के लिए। आप चाहते हैं नहीं काटना पड़े, डायरेक्ट उत्तर आ जाए, तो देखिए आप क्या करोगे, इस 4 और 6 को एक जैसा करना है। तो इस 4 और 6 का लसप क्या होता है 4 और 6 का लसप होता है 12। तो इस 4 को आप 12 बनाएंगे, इसे 3 से गुणा करेंगे, इस 6 को 12 बनाएंगे, 2 से गुणा करेंगे। इस तरह से आप कम गणना करके काम चला सकते हैं। तो इसको 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है, तो हमने इसे पूरे को 3 से गुणा करना है। इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना है, तो इस पूरे को 2 से गुणा करना है। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो 9:12:14। ये काम भी आप कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी स्मार्टनेस है जिससे आपका परीक्षा में समय बच जाता है। ऐसे सवालों के अंदर ऑप्शन पे भी काम किया जाता है, लेकिन वो हम लेवल बी की परीक्षाओं के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि लेवल ए की परीक्षाओं में आंकड़े सरल आते हैं। अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या है। अगला सवाल है ए और बी का अनुपात 1:2 है। सवाल नंबर 7 है, टाइप नंबर 3 है। बी, हम सब टाइप के सवाल करेंगे। बी और सी का अनुपात 3:4 है और C और D का अनुपात 5:6 है। तो हमें A B C D का अनुपात ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल है। देखिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें A B C का अनुपात निकालना पड़ेगा। उसके लिए इन दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट करके आगे बढ़ जाइए और आप चाहें तो अलग अलग कर लीजिए। देखिए कैसे, A B C जैसे आपको अभी सिखाया था आप वैसे कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो देखिए। बात वही है, डायरेक्ट में भी आप काम वही कर रहे हैं। कैसे, देखिए ज़रा ध्यान से। इन दोनों को एक जैसा करना है। ये 2 है और ये 3 है, इसको मैं 3 से गुणा कर लूँ, इस 3 से मैं इसको गुणा कर लूँ, और इस 2 को अगर मैं इससे गुणा कर लूँ तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो देखिए इसको 3 से गुणा करूँगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो B की जगह तो यहाँ पे भी 2 तिया 6 आ गया और C की जगह 4 दूनी 8 आ गया। इस बात का ध्यान रखें, और नहीं तो आपको ABC निकालने का तरीका जो बताया है उस तरीके से निकालने में। अब आप आ जाइए C और D के अनुपात पे। ये आपको ABC का अनुपात पता चल गया है, आपको C और D का अनुपात दे रखा है 5:6।
अब आप उसी तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से भी आपने पहले किया था, और अभी जो हम तरीका लगा रहे हैं उस तरीके से भी आप कैसे कर सकते हैं वो देखिए ध्यान से। हमें इन दोनों को एक जैसा करना है, 8 और 5 को एक जैसा करना है। तो 8 और 5 में आपस में कोई संबंध तो दिख नहीं रहा है, तो लसे पे इनका गुणा ही आएगा। कहने का मतलब है इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं और इसको अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो ये एक जैसे हो जाएंगे। तो इसको मैंने 5 से गुणा कर दिया और इसको मैंने 8 से गुणा कर दिया। तो अब हम ए, बी, सी और डी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 5 तिया 15, 6 पंजे 30, 8 पंजा 40। यहाँ वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सी तो 8 पंजा 40 ही आएगा और डी हो गया 8 संग 48। तो इस प्रकार हम ए, बी, सी, डी का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे कि आप ए, बी, सी का अनुपात लिखते। देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप ए, बी, सी का अनुपात लिख देते 3, 6, 8 और इसका अनुपात लिख देते 5 और 6। इसको 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 और इसको यहाँ गुणा करोगे तो 15, 5 संग 30, 8 पंजा 40 और 8 संग 48। इस तरीके से भी आप इस सवाल को आगे बढ़ा सकते थे। दोनों में एक ही बात है, इसमें आपका थोड़ा सा समय बच जाता है। और आप अगर जैसे मैंने बताया लेसर पेपर पर काम करते हो तो गणना थोड़ी सरल हो जाती है। अगला सवाल प्रैक्टिस सवाल की तरह ही है। इसमें सवाल नंबर 8 क्या है, देखिए सवाल नंबर 8 है ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है। तो आपको ए और सी का अनुपात निकालना है। हम अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 4 और 3 का लसअप है तो 12 ही होता है, या फिर इनमें आपस में कुछ कटता नहीं है तो इसको सीधा आप 4 से गुणा करेंगे। यहाँ 3 लिखा है, इसको सीधा 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ से भी 4 तिया 12 आएगा, 3 पंजा 15। इसने कहा ए और सी का अनुपात बताओ, तो 8:15, क्योंकि ये ए है और ये सी है। आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, अब एक जैसा होने के बाद आप इनको ले सकते हो। अब अगर आप परीक्षा की बात करते तो देखिए ए और बी और सी का अनुपात आपको दे रखा है और ए और सी का अनुपात पूछा है। आपको पता है इसे आपको 4 से गुणा करना है और इसे आपको 3 से गुणा करना है। ठीक है, ये 4 है इसलिए इसको 4 से गुणा करना है पूरे को, ये 3 है इसलिए इस पूरे को 3 से गुणा करना है। जब हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 दूनी 8, और जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो सी क्या आएगा, 3 पंजा 15। ऐसे हम डायरेक्ट भी ए और सी का अनुपात निकाल सकते थे, इसमें हमारा थोड़ा सा समय बच जाता। ये था टाइप 3। अब हम बात करते हैं टाइप 4 की। देखिए मैंने कहा है मैं बेसिक्स 0 to 100 सब कुछ लेके जाऊंगा, इसलिए हम टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 लिखा हुआ है यदि ए बराबर 3/5 ऑफ बी हो, ये हमें दे रखा है। तो ए और बी का अनुपात पूछा है। देखिए ध्यान से, यहाँ तो ए की तरफ ये राशि लिखी हुई है, ए और बी का अनुपात मतलब a/b आपको ज्ञात करना है। आप सोचिए ए तो पहले यही था, बी यहाँ बट्टा में आया तो बी इधर आ गया बट्टा में, इधर क्या बच गया 3:5, जिसको आप 3:5 बोलोगे। बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, ऐसे ही सवालों से हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे सवालों तक आ जाएंगे, लेकिन बेसिक की परीक्षाओं में ये सवाल भी पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है वो देखिए, 1/4 ए बराबर 1/6 बी है, तो आपको ए और बी का अनुपात निकालना है। अगर हम बेसिक तरीके की बात करते तो देखिए हम क्या करते, अगर हम बेसिक तरीके की बात करते तो हम ये करते, ये ए यहाँ 1 से गुणा होगा तो a/4 लिखा जाएगा और b यहाँ 1 से गुणा होगा तो b/6 लिखा जाएगा। अब हमें a/b निकालना है, a यहीं रहेगा, b इधर बट्टा में आ जाएगा, 6 यहीं रहेगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। कट के अनुपात क्या आ जाएगा, 2/3 का मतलब हुआ 2:3 आपका उत्तर आ चुका है। अब आप एक बार डायरेक्ट समझ सकते हो, जब भी मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको जो हमेशा आपके सामने काम आएगी, जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले 2p बराबर 3q है, तो हमें पता है p और q का अनुपात ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। कैसे, जब हम इसको हल करेंगे देखिए 2p बराबर 3q, p इधर का इधर ही है, q इधर बट्टा में आ गया, 3 इधर का इधर ही है, 2 बट्टा में आ गया, तो p और q का अनुपात क्या आया, 3:2। मतलब इसके साथ जो लिखा हुआ है वो इधर जाएगा, इसके साथ जो लिखा हुआ है वो इधर जाएगा।
इस बात को अगर हम डायरेक्ट दिमाग में सेट कर लें तो इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए ध्यान से। अगर ये बात हमने डायरेक्ट सेट कर ली हमारे दिमाग में तो देखिए हम a और b का अनुपात निकालते हैं। यहाँ पर a के साथ क्या लिखा हुआ है 1/4 इधर आ जाएगा, b के साथ क्या लिखा हुआ है 1/6 इधर आ जाएगा। अब देखिए आप 4 इधर आ गया, अब इसका तिरछा गुणा टाइप है, ये इधर आके गुणा होएगा, इधर आके गुणा होएगा। 4 इधर आया 4 हो गया और 6 इधर आया 6 हो गया। वास्तव में ये तिरछा गुणा नहीं है, वास्तव में ये लसप है, ये डायरेक्ट लसप लेने का तरीका है और उस विधि से ये हुआ है। ये 4 एकम 4 हुआ, ये 6 एकम 6 हो गया। अब इसे आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2:3। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं और आपको परीक्षा में यही तरीका काम में लेना है। अब देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। a का 30% b के 20% के बराबर है। लिखा हुआ है a का 30% बराबर है b का 20%। देखिए का मतलब तो सीधा सीधा गुणा है और प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मैं इसे लिखता हूँ, वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, b का 20%। प्रतिशत मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत दोनों तरफ कट गया है। प्रतिशत मतलब बट्टा 100, यहाँ पे भी बट्टा 100 इसलिए कटा है क्योंकि दोनों राशियाँ गुणा में हैं। अगर गुणा में नहीं होती तो सीधे सीधे नहीं कटता है, लेकिन अभी कट गया सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ a के साथ 30 लिखा हुआ है, b के साथ 20 लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, ये 30 तो इधर आ जाएगा और ये 20 इधर आ जाएगा, तो 2:3 इसका उत्तर आ चुका है। आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको बताया a के साथ 30 है, 30 इधर आएगा, b के साथ 20 है, 20 इधर आएगा। क्यों आएगा मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बेसिक परीक्षाओं में कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर, उसको ध्यान में रखिए। कई बार वो आपको ये सवाल दे देवे, हमारा सवाल हो चुका है जो हमारे सामने था, लेकिन बाई चांस अगर आपका सवाल ये होता a का 30% बराबर b का 20 है, यहाँ प्रतिशत नहीं लगा हुआ है, तो अगर यहाँ प्रतिशत नहीं लगा होता तो आप क्या करते वो देखिए, तो आप ऐसे लिखते a और b, ये 30% इधर आता और ये 20 इधर आता। जैसे कि हमें पता है इसके साथ जो लिखा है हम इधर ले आए, इसके साथ जो लिखा है इधर ले आए। यहाँ तो 20 ही लिखते, 30% को हमें 30/100 लिखना पड़ता, क्योंकि जब भी प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। क्या बोला मैंने, प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। तो ये जो बात मैंने बताई है, बेसिक परीक्षाओं में ऐसे वेरिएशन करके, ऐसे परिवर्तन करके छोटी छोटी चीज़ों को काम में लेके कई बार सवाल बना दिए जाते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट हो गया है। अब आप इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ये इधर जाएगा 10 इससे गुणा हो जाएगा 200 और 1 इधर जाएगा 3 से गुणा होगा 3, तो 200:3 इसका उत्तर होगा अगर यहाँ प्रतिशत नहीं लगा हुआ होता तो। फिलहाल आपके सामने जो सवाल है उसमें प्रतिशत लगा हुआ है और मैंने वो सवाल आपको करवा दिया है। अब देखिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक की बातें हैं इसलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। राम की आय का 3/5 भाग, राम की आय का 3/5 भाग, आप इसे कैसे लिखोगे, राम की जगह मैं r लिख दूं और 3/5 भाग मतलब 3/5 राम बराबर है किसके, सुबोध की आय के 2/3 भाग के बराबर है। सुबोध की जगह s लिख दूं और इसके 2/3 भाग के ये बराबर है। तो सवाल भाषा में लिखा हुआ है, आपको परिवर्तन करना आना चाहिए। राम की आय का 3/5 भाग मतलब राम को r लिख दिया, राम की आय का 3/5 भाग मतलब 3/5 r बराबर है श्याम की आय के 2/3 भाग के। तो श्याम की आय मतलब श्याम बराबर श्याम की आय के 2/3 मतलब श्याम गुणा 2/3, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इनकी आय का अनुपात बताना है। अभी आप आगे का काम सीख चुके हो, इसके साथ जो लिखा है वो आप यहाँ लाओगे 3/5 और इसके साथ लिखा है उसे आप यहाँ लेके आओगे 2/3। अब आप क्रॉस में गुणा करोगे, मतलब वो लसे पे लेने का तरीका है, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो ये इनका अनुपात आ गया आय का 10:9। मतलब सवाल भाषा के रूप में था, आपने इस भाषा को बदला है। ये हमारे इस सीरीज के पेपर का 12वां सवाल था। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 3 संख्याओं का औसत 10 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी। आप चाहें तो सवाल को पॉज करके पढ़ लीजिए अच्छे से। 3 संख्याओं का औसत 10 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। देखिए यहाँ पहली संख्या के बारे में कुछ बोला, पहली संख्या के बारे में कुछ बोला, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है।
मतलब दूसरी संख्या के बारे में भी कुछ बोला, लेकिन तीसरी के बारे में डायरेक्ट नहीं बोला। तो हम तीसरी संख्या से बात को शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब पहली के बारे में बोला। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है, मतलब तीसरी के बारे में बोला। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि तीसरी को हम बोलेंगे 1। अगर हम प्रतिशत की भाषा में बात करते तो हम इस तीसरी को 100 बोलते, पहली बात। अगर हम ऐसे बात करते कि दुगुनी से 2 ज़्यादा है या दूसरी संख्या तिगुनी से 5 ज़्यादा है, तो हम उसे 1 नहीं बोल सकते, तो हमें इसको p बोलना पड़ेगा। तो आप चाहें तो यहाँ भी इसे p बोल के काम चला सकते हैं, आप इसे p बोल सकते हो। आज तो दुगनी तिगनी बोला है, तो आप अगर 1 भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं यहाँ 1 भी बोलूँगा तो गलत नहीं होगा। लेकिन कहे ना 5 ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, उस समय हमें p ही मानना पड़ेगा, ठीक है। उस समय हम ऐसा नहीं मान सकते 1। यहाँ बोला दुगुनी है तिगुनी है तो हम 1 मान सकते हैं। देखिए पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की तुगुनी है, ये दूसरी संख्या इसकी 3 गुणी है, इसकी 3 गुणी है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है। अब वापस पहली पे आ जाइए, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 6 है। तो इन 3 संख्याओं का अनुपात हो गया 3:6:9। अब हमें इन्हें अनुपात में बांटना है, हमें इसका योग दे रखा है, बड़ी संख्या बतानी है, मतलब पहली संख्या बतानी है। इनका योग हो जाएगा 10 × 3 30। हमने योग 10 × 3 30 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे को औसत बता रखा था। क्या बता रखा था? औसत। और जब भी ऐसे सवाल में औसत बता रखे हैं तो आप योग निकाल लीजिए, और योग निकालने का तरीका होता है n × औसत। ये हम औसत में अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप फिलहाल इसे यहाँ पर समझ लीजिए, याद रखिए। अगर आपको संख्याओं का औसत दे रखा होता है तो आपको संख्याओं का योग निकाल लेना होता है बांटने के लिए, औसत पे काम नहीं करना होता है। और योग कैसे निकालते हैं? n × औसत, मतलब कितनी संख्याएं हैं, यहाँ जैसे 3 संख्याएं हैं, औसत कितना है? 10 है, उनको गुणा कर दीजिए। n × औसत, मतलब जितनी संख्याएं हैं उनको उनके औसत से गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। यहाँ योग 30 आ गया। अब हमें 30 को बांटना है। एक बेसिक सी बात है, ये 30 क्या है? ये 30 योग है। अब एक बात जो मैं बार बार बता देता हूँ, यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये जो भी आपको दे रखी राशि होती है इसके नीचे इसी का अनुपात लिखना होता है। जो ये है वो इसके नीचे लिखना है, और जो ज्ञात करना है उससे हम गुणा करेंगे। जो ये है वो इसके बट्टा में लिखेंगे, उसका अनुपात इसके बट्टा में लिखेंगे, और जो हमें ज्ञात करना है उससे हम गुणा करेंगे। ये क्या है? ये योग है। यहाँ योग कितना दिख रहा है? 10 है। तो हम क्या करेंगे? 30 के बट्टा में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 30 के बट्टा में क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ज्ञात क्या करना है? जो ज्ञात करना है उससे हम गुणा करेंगे। ज्ञात करना है पहली संख्या जो क्या है? 6। 0 से 0 कट गया, 3 6 18 आपका उत्तर है। बेसिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल है ये। देखिए हमने जो भी सवाल हमारी सीट में लिया है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। हमने मन से कोई भी सवाल नहीं लिया है, पूछे गए सवाल लिए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस परीक्षा के हिसाब से हो। हम बात करते हैं अगले सवाल की। किसी बैंक में सिक्कों वाले सवाल है अगला सवाल। सिक्कों वाले सवाल में देखिए क्या क्या काम करने होते हैं, कैसे सवाल होता है उसको देख लीजिए। आपके सामने सवाल है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिए। किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्के कैसे कैसे हैं वो दे रखा है, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे। आपको सबसे पहला काम यही करना है, ध्यान रखिए, इन सिक्कों को आप अच्छे रूप में लिख लीजिए। जब भी 50 पैसे दे रखा हो उसको आप 1/2 लिख लीजिए, आधा रुपया। 25 पैसे को आप 1/4 लिख लीजिए, और 20 पैसे को आप 1/5 लिख लीजिए, और 10 पैसे होते तो आप 1/10 लिख लेते। इसको आप याद रखिए। आया कैसे? 100 का भाग देने से आया। आप खुद पॉइंट हटा के देख लीजिए। ये मैंने पॉइंट में लिखा है तो ये रुपए है। उसने कहा 50 पैसे, मैंने लिख दिया 0.50, तो ये रुपए हैं, ये रुपए हैं, ये रुपए हैं। मैंने इनको रुपए के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमेशा प्रश्न में आंकड़ा जो दे रखा होगा वो रुपए के आधार पे ही दे रखा होगा। तो ये पहला कन्वर्जन आप कर लीजिए ताकि आपकी गणना सरल रहे। अब देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ लिखी जाएगी संख्या और यहाँ लिखा जाएगा इनका मूल्य। ये बात आप पहले ही सवाल शुरू करने से पहले आप दिमाग में डाल लेवें। जब भी आपको सिक्कों वाला सवाल दे रखा होगा, आप यहाँ सिक्के कैसे कैसे हैं वो यहाँ लिख दिया आपने। यहाँ आप इनकी संख्या लिखेंगे और यहाँ आप इनका मूल्य लिखेंगे, क्योंकि 2 टाइप के सवाल है। अगर ये बात आपको पहले से पता होगी
तो आपको पता होगा कि आपके सामने कैसा सवाल आने वाला है, वो देखिए। अब देखिए ध्यान से, आपको कहा सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों का अनुपात मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:4:5 है। तो संख्या का अनुपात हो गया 2, 4 और 5, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। और कह रखा है इनका कुल मान, कुल मान मतलब मूल्य, इनका कुल मान 48 रुपए है। भाई 48 संख्या तो नहीं हो सकता ना, ये 48 रुपए इनका कुल मान अपने को दे रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें कुल मान 48 दे रखा है, मतलब कुल मूल्य 48 दे रखा है। इनका कुल मूल्य मतलब इनका कुल जो इनको जोड़ने से जो रुपए बनेंगे वो 48 रुपए है। तो आपको भी यहाँ मूल्य निकालना पड़ेगा, वो इसके बराबर होएगा। तो आप मूल्य कैसे निकालोगे, देखो मूल्य निकालने, देखिए संख्या से मूल्य निकालने के लिए इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। और अगला सवाल जो मूल्य से संख्या का आएगा उसमें इसको भाग देना है। फिलहाल आप देखिए, संख्या से अगर आपको मूल्य निकालना है तो आपको यहाँ गुणा करना पड़ेगा, बहुत सरल सी बात है। मैं बात उदाहरण दूं क्या, आपके पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो उनका मूल्य क्या है, तो उस 50 पैसे को आप 10 से गुणा करोगे ना, तभी तो उनका मूल्य आएगा 5 रुपए। 50 पैसे को आपने 10 से गुणा किया, 0.50 इंटू 10 तो 5 रुपए आए। तो संख्या से जब हम मूल्य ज्ञात करते हैं तो हमें यहाँ गुणा करना होता है। तो देखिए गुणा करेंगे, 1/2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1/4 को आप 4 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, और 1/5 को गुणा करोगे तो 1 आएगा। कभी ये पॉइंटों में या बट्टा में भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से हल कर लीजिएगा। मैं सिखा दूंगा, कोई ना कोई उदाहरण या प्रैक्टिस सेट में सवाल आ जाएगा। अब देखिए आपके हिसाब से कितने हो रहे हैं, देखिए ये 2 इकाई है, ये 4 इकाई है, ये 5 इकाई है, ये 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, ये 3 इकाई, मतलब अगर 3 रुपये होते तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, अगर ये 3 इकाई है तो ये 48 के बराबर है। तो 1 इकाई किसके बराबर होगा वो देखिए, तो ये 3 इकाई अगर 48 के बराबर है तो 1 इकाई किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको कह रहा है कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 1 इकाई 16 के बराबर है, 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, ध्यान से देखिए, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या है 5। 1 इकाई 16 के बराबर है, तो 5 इकाई 5 गुणा 16, 16 पंजे 80 के बराबर होगी। बहुत ही सरल सा सवाल है, बहुत सिंपल सी बात है। इसी पैटर्न से हमेशा ऐसा सवाल हल होगा, आप इसको ध्यान रखिए, तो ऐसा सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। 3 इकाई 48 के बराबर, 1 इकाई हो गई 16 के बराबर। आपको निकालने हैं 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या है 5, 1 इकाई 16 है, तो 5 इकाई 5 गुणा 16, 80 सिक्के ये होंगे। अगर ये निकालने होते तो 1 इकाई 16 है तो 16 चौक 64, इसको 4 से गुणा करते। ये निकालने होते तो 2 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर 16 है तो 2 इकाई बराबर 32 होते। अगर आपको कहता 20 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बने, क्या कहता 20 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बने, तो रुपए की इकाई देखो, रुपए की इकाई कितनी है 1, तो 16 रुपए बने। आप इसे 1 से गुणा करते तो 16 रुपए बनते हैं। तो जो चीज़ आपसे पूछी जाए उस इकाई से गुणा करके इस तरह के सवाल को आपको हमेशा हल कर लेना है। ये सिक्कों वाला सवाल है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। ₹1.50 तथा 25 पैसे के, इस बार सिक्के कौन से हैं, 1 रुपया 50 पैसे, 50 पैसे तो भैया हम 1/2 ही लिखेंगे, और 25 पैसे को हम 1/4 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके सिक्कों की मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। ध्यान से समझ लीजिए, संख्या का अनुपात नहीं बोला गया है, आपको बोला गया इसके मूल्यों का अनुपात। मैंने कहा था ना 2 टाइप के सवाल होंगे। मूल्यों का अनुपात आपको क्या बोला गया है, 13:11:7 है, ठीक है। तथा इन सिक्कों की संख्या 378 है। सिक्कों की संख्या 378 है। इस बार आपको संख्या दे रखी है तो आपको संख्या का अनुपात चाहिएगा। पिछली बार मूल्य दे रखा था तो आपको मूल्य का अनुपात चाहिए था। अब इसका उल्टा करेंगे, आप देखिए, संख्या से मूल्य में आने के लिए यहाँ गुणा करते हैं, और मूल्य से संख्या में जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका भाग करेंगे। बहुत सरल सी बात है, बात समझ में आ गई होगी। इस जब यहाँ संख्या का अनुपात होता तो इसका गुणा करते तो यहाँ आते कैसे, मैं कह दूं आपके पास 10 रुपए है और सब 50 पैसे के सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 20 सिक्के। कैसे पता चला, इस 10 रुपए में आपने 50 पैसे का भाग दिया, या फिर आप कह सकते हो 10 रुपए में 1/2 का भाग दिया, तो कितने आए, 20 रुपए। तो मूल्य से जब अपने को संख्या निकालनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। प्रश्न को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप पहले ही दिमाग में रखिएगा कि 2 तरह के सवाल होते हैं, मेरे को कौन सा मिला है,
मेरे को संख्या का अनुपात दिया है या मेरे को मूल्य का अनुपात दिया है, आप पहले से ही दिमाग में रखिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इसमें भाग देना पड़ेंगे। 13 का 1 का भाग 13, 22 में हम 11 में हम 1/2 का भाग देंगे तो 22। समझ गए होंगे कैसे? इस 11 में आपने 1/2 का भाग दिया तो 11 दूना 22 आ गया। इस 7 में आप 1/4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 28। ये आपके संख्या का अनुपात आ गया है। अब बताइए, आपको कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? संख्या। ये जो सिक्कों की संख्या है ये आपको 378 दे रखी है। आप देख लीजिए यहाँ कितना हो रहा है, जिससे आपको एक इकाई का मान पता चल जाए। यहाँ कितना हो रहा है संख्या? 20, 40, 50, 60, 63, 63। आप कह रहे हो 63 है, आप कह रहे हो सिक्कों की संख्या 63 है और वो कह रहा है 378 है। मतलब 63 जो इकाई है वो 378 के बराबर है। तो एक इकाई किसके बराबर होगी वो देख लो। एक इकाई होगी 378/63। यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और किसी से नहीं कटेगा, ये इसी से 6 बार कटेगा। अगर इसको 6 बार गुणा करते हैं तो देखो 3 छंग 18, 1 6 छंग 36, 1 37। इसका मतलब ये इससे 6 बार कटेगा। तो यहाँ एक इकाई 6 के बराबर है। हमारे से सवाल क्या पूछा? हमारे को कहा तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22 है। एक इकाई 6 के बराबर है तो 22 इकाई किसके बराबर होगी? 22 इकाई 22 गुणा 6 132 के बराबर होगी, जो हमारा उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। मैंने कहा अगर हम लेवल बी की परीक्षा की बात करते तो ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से करते और ऑप्शन से इससे भी जल्दी उत्तर आ जाता। लेकिन आप लेवल ए की परीक्षा की बात कर रहे हो तो आपका बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस बात को दिमाग में ध्यान रखिएगा। संख्या हो तो मूल्य का अनुपात निकालिए, गुणा करके, मूल्य हो तो इसमें इसका भाग देके संख्या का अनुपात निकालिए और जो आपको कह रखा है बांट दीजिए। एक इकाई का मान ज्ञात कर लीजिए, जितने इकाई आपको जानना है वो आपको पता चल जाएगा। ये था हमारा सवाल नंबर 15। अब हम बात करते हैं हमारे आज के सवाल नंबर 16 की। बहुत ही फेमस सवाल है। एक बाड़े में कुछ मुर्गे एवं खरगोश है, उनके सिरों की संख्या 55 तथा पैरों की संख्या 180 है, तो खरगोश कितने हैं? देखिए ध्यान से, 2 पांव और 4 पांव वाले जानवर है। 2 पांव और 4 पांव वाले जानवर। अगर 2 पांव और 4 पांव का ही सवाल होगा ना तो हम उसको करने का तरीका अलग रखेंगे और बाकियों के लिए तरीका अलग रखेंगे। कैसे वो देखिए। सिर कितने हैं? 55 और पैर कितने हैं इनके टोटल? 180। जब भी आपको 2 पांव और 4 पांव वाले जानवर का सवाल दे और सिर और पैर देवे, देखिए बहुत फेमस सवाल है, इसके लिए हम एक डायरेक्ट ट्रिक याद कर रहे हैं। नहीं तो मैं आपको इसका एक व्यवहार विधि भी बताऊंगा, जिसको आप जुगाड़ मेथड या व्यवहार मेथड बता सकते हैं, वो भी बताऊंगा। पहले एक ट्रिक याद कर ले जो 2 पांव और 4 पांव पे काम आएगी। सिर आप डबल कर दीजिए, कितने हो गए? 110। इसको आपने गुणा 2 किया। पांव आप आधा कर दीजिए, मतलब गुणा आधा। इसको तो आपको डबल करना है, मतलब 2 से गुणा कर दिया। इसको आप आधा कर दीजिए तो कितना हो गया? 90। इनका अंतर देखिए, तो इनका जो भी अंतर आएगा वो हमेशा 2 पांव वाले जानवर होंगे। ये ध्यान रखिएगा, इनका जो भी अंतर आएगा वो हमेशा 2 पांव वाले ही जानवर होंगे। तो इनका अंतर कितना आया? 20। तो यहाँ 2 पांव वाले जानवर कितने हैं? 20 है। इस बात को आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें पेन को हाथ नहीं लगाना पड़ता। 55 का डबल 110 और 180 का आधा 90। तो 110 और 90 का अंतर कितना हो गया? 20। इसका मतलब 2 पांव वाले जानवर 20 है। अब अगर 2 पांव वाले जानवर 20 है और आपसे तो खरगोश पूछा है, 4 पांव वाले पूछे हैं, तो टोटल जानवर कितने हैं? यहाँ पे देखो जरा, टोटल जानवर 55 है। टोटल जानवर 55 है और हमारे को पता चल गया। ऐसा करने से हमेशा 2 पांव वाले आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। टोटल 55 जानवर है, उसमें से 2 पांव वाले 20 हैं, तो पीछे कितने बच गए? 35। 35 जानवर 4 पांव वाले हैं। ऐसे सवाल में आप अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी उत्तर निकाल सकते हो। कैसे? अगर 20 जानवर 2 पांव वाले हैं तो कितने पैर हो जाएंगे? 40 पैर। ऐसे कैसे? अगर 35 जानवर 4 पांव वाले हैं तो कितने पैर हो जाएंगे? 140। तो 20 और 35 जानवर तो 55 है ही, और पैर कितने हैं? 180। और आपके सवाल में भी 180 दे रखा है पैरों की संख्या, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। अब देखिए, ये तो थे 2 पांव और 4 पांव वाले जानवर। इसी सवाल को, इसी सेम सवाल को मैं एक और तरीके से करता हूँ। वो देखिए, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, उससे क्या होगा कि आप सब सवाल कर सकते हो। 2 पांव वाला, 4 पांव वाला, 8 पांव वाला, और वो भी कोई बिना बात याद करे, बिना कोई बात रटे। याद तो आपको रखनी है बिना रटे हुए। कैसे? वो देखिए,
अब बात सुनिएगा ध्यान से। शुरू करेंगे 4 पाँव से। कहाँ से शुरू करेंगे? 4 पाँव से, और निकालेंगे 2 पाँव। चाहे आपको वो 4 पाँव निकालने के लिए कहे, चाहे 2 पाँव निकालने के लिए कहे, हम 4 पाँव से शुरू करेंगे, 2 पाँव निकाल लेंगे, और 2 पाँव निकालने के बाद देख लेंगे कि पीछे कितने बच गए वो 4 पाँव वाले। देखिए कैसे, देखिए कैसे आप इस सवाल को हल करेंगे। आप ये मानिएगा सब 4 पाँव वाले हैं। आपने क्या माना? सब 4 पाँव वाले हैं। अब अगर सब 4 पाँव वाले होंगे तो 55 गुणा 4 कितने पाँव हो जाएंगे वो देख लो। 55 गुणा 4 कितना हो गया? 220 पाँव हो गए। कितने पाँव हो गए? 220 पाँव। अब ये 220 पाँव है तो अतिरिक्त पाँव कितने हैं वो देख लो आप। अतिरिक्त पाँव कितने हैं? वास्तव में तो पाँव 180 है ना। आपने सब के सब 4 पाँव वाले जानवर मान लिए, आपने सब के सब जानवर मान लिए 4 पाँव वाले, तो 220 पाँव हो गए। तो अतिरिक्त पाँव कितने हो गए? अतिरिक्त पाँव हो गए 40। ठीक है, अतिरिक्त किसके हैं उतने लिख दो बट्टा में। अतिरिक्त पाँव के नीचे अतिरिक्त पाँव ही लिखना है। अतिरिक्त पाँव कैसे? आपने किसके कितने अतिरिक्त पाँव लिए हैं? आपने जब सब के सब 4 पाँव वाले माने तो जो 2 पाँव वाले जानवर थे उनके भी आपने 4 पाँव मान लिए, तो उनके कितने पाँव अतिरिक्त मान लिए आपने? 2 पाँव उनके आपने अतिरिक्त मान लिए। इसलिए अतिरिक्त पाँव कितने हैं? 2। बात समझ में आ गई? ये तो कुल अतिरिक्त पाँव कितने हैं? 40। और ये अतिरिक्त पाँव किसके लिए? आपने मुर्गे के भी 4 पाँव मान लिए, तो मुर्गे के अतिरिक्त पाँव आपने कितने ले लिए? 2। इसका भाग दे दीजिए। 40 में 20 का भाग दिया तो 20 क्या आ गया? मुर्गों की संख्या। ऐसा करने से आप हमेशा मुर्गों की संख्या निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से कर लेते हैं तो बहुत ही कम गणना में आपका सवाल हल हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा जब 2 पाँव और 4 पाँव वाला डायरेक्ट दिख रहा है, 110 और 90 20 का अंतर है, तो फिर आप इतना क्यों करेंगे? लेकिन इतना इसलिए करेंगे क्योंकि आप अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 4 पाँव और 8 पाँव के ऊपर है। हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, एक पिंजरे में बिच्छू और केकड़े हैं। बिच्छू जिसके 4 पाँव होते हैं और केकड़े जिसके 8 पाँव होते हैं। तो इस बार आपको मैंने जो मेथड बताया है उस मेथड से काम करना है। कैसे वो देखिए जरा। इनके सिरों की संख्या तो 27 है, मतलब कुल ये 27 है। कुल जानवर कितने हैं? 27। ठीक है, और इनके पैरों की संख्या, कुल इनके पैर कितने हैं? कुल इनके पैर है 168, ये दे रखा है। तो कितने बिच्छू है आपको ये पता करना है। अगर आपको बिच्छू निकालने के तो भी बिच्छू निकालना है, केकड़े निकालने के लिए कहे तो भी पहले बिच्छू ही निकालना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ज़्यादा पाँव से शुरू करेंगे और कम पाँव पे ख़त्म करेंगे। कैसे? मान लीजिए कि सब केकड़े हैं, आप मान लीजिए सब 8 पाँव वाले हैं। अब अगर सब 8 पाँव वाले होंगे तो पाँव कितने होंगे वो देखिए। 27 गुणा 8, 8 और 7 56, 6 8 दूनी 16, 8 और 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 216। आपने मान लिया कि सब 8 पाँव वाले हैं तो पाँव कितने हो गए? 216। कितने पाँव अतिरिक्त हुए वो देखिए। अतिरिक्त पाँव आपने कितने मान लिए वो देखिए। आपने 216 मान लिए, जबकि थे कितने? 168। तो अतिरिक्त पाँव कितने हो गए वो देखिए। यहाँ आ गया 8 8 16, यहाँ बच गया 0 4, ठीक है ना, ये उधर जा रखा है। 48 आपने मान लिए। देखिए आपने 48 पाँव अतिरिक्त मान लिए। अब ये 48 पाँव किसके हैं वो बताइए। आपने जो अतिरिक्त पाँव माने हैं किसके हैं? ये है बिच्छुओं के। और कितने पाँव अतिरिक्त हैं? 4, क्योंकि आपने बिच्छू के भी कितने पाँव मान लिए थे। मैंने कहा था, अभी लिखा था, याद है आपको? अतिरिक्त बटा अतिरिक्त, बस इतना ही तो याद रखना है। ये अतिरिक्त पाँव कितने टोटल? 48। किसके आपने अतिरिक्त माने? बिच्छू के। कितने पाँव आपने अतिरिक्त माने? 4। तो ये बिच्छुओं की संख्या निकल गई। 12 चौके 48, मतलब 12 बिच्छू है। अब अगर 12 बिच्छू है तो केकड़े कितने हैं? इसमें से 12 में टोटल जानवर कितने हैं वो देखिए। टोटल जानवर 27 है। अगर आपसे ये बिच्छू आ गए, ये आ गए बिच्छू 4 पाँव वाले। अगर आपसे केकड़े पूछे होते तो 27 में से 12 घटा देते तो 15 केकड़े आ जाते हैं। आपको अगर आपका उत्तर चेक करना है तो 12 है, 12 को 4 से गुणा कर लीजिए, 48 पाँव बिच्छू के हो गए। 15 आपने बोला केकड़े आ रहे हैं, 8 से गुणा कर लीजिए 120, इनको जोड़िए 168 पाँव आ रहे हैं। और आपका सवाल भी 168 पाँव कह रहा है, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। और इस तरीके से आप इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लग जाता है, क्योंकि अगर सही ऑप्शन चौथे नंबर पे हो तो 3 को चेक करने की गणना आपकी बेकार गई। इसलिए आप इस सवाल को इस तरीके से कीजिएगा। इसमें अगर बिच्छू और
नहीं सॉरी, इसमें अगर 2 पाँव वाले बुगले और केकड़े का सवाल होता, किसका सवाल होता, बगुले और केकड़े का सवाल होता, तो आप क्या करते, तो अतिरिक्त पाँव जो भी आते उसमें 6 का भाग देते। क्यों? क्योंकि आप क्या करते, सब के सब केकड़े मानते, तो बगुले के कितने पाँव अतिरिक्त मान लिया आपने, 6 पाँव, जबकि बगुले के पाँव कितने होते हैं, 2, तो वहाँ अतिरिक्त पाँव में 6 का भाग देते और आप बुगले की संख्या निकालते। छोटे जानवर की संख्या आप ज्ञात करते हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक फेमस सवाल किया हमने, जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं हम, आय वाले सवाल पे। सीता और गीता की आमदनी का अनुपात 8:11 है। 2 लोगों की आय का अनुपात दे रखा है हमारे को 8:11, और इनके खर्च का अनुपात जो है वो 7:11 है। यदि दोनों की बचत 1000 रुपये है, बचत 1000 रुपये है, दोनों की बचत समान बचत है, दोनों की समान बचत है और वो 1000 रुपये है, तो आपको सीता की आमदनी, जो फर्स्ट नंबर पे है वो सीता है, सवाल ने बताया है ये सीता और ये गीता, तो आपको सीता की आमदनी बतानी है। आमदनी मतलब ये 8 बताना है, किसके बराबर होगा। देखिए आपको ऐसा सवाल करते वक्त दोनों की बचत 1000 है, दोनों की बचत समान है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनका अंतर समान करके आप सीधा काम कर सकते हो। मतलब इनका यहाँ जो अंतर है इन दोनों के बीच, यहाँ जो अंतर है, अगर ये समान हो तो आप 7:10 दिया हुआ यहाँ, इनका अगर अंतर समान हो तो आप सीधा काम कर सकते हो। यहाँ 8 और 11 में अंतर कितने का, 3 का। यहाँ 7 और 10 में अंतर कितने का, 3 का। इसका मतलब हम सीधा इस पे काम कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए 8 और 11, 7 और 10, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक में कितने रुपए खर्च हुए या कितनी बचत हुई। ये खर्च है, 8 कमाए, आप अब सीधा काम कर सकते हो इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये इसकी क्या हो गया, अंतर समान हो गया। 8 आपने कमाए, उसमें से आपने खर्चे कितने, उसमें से 7 खर्चे, तो बचत कितनी है, 1। आप 1 बचत कह रहे हो और वो सवाल 1000 बचत कह रहा है, इसका मतलब 1 इकाई किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तो देखिए कितना सरल सवाल हो गया। 8 11 था, 7 10 था, यहाँ 3 का अंतर था, यहाँ 3 का अंतर था। सवाल को सीधा आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे इधर से बढ़ा लो चाहे इधर से बढ़ा लो। 8 रुपये कमाए, 7 रुपये खर्चे, बचाए कितना, 1 रुपया। 1 इकाई, 1 इकाई किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तो आपको 8 इकाई का मान पूछा है, तो 8 इकाई किसके बराबर होगी, 8 गुणा 1000, 8000 के बराबर होगी। ये आपका उत्तर आ गया, बहुत सरल। अगर आपको इसकी आय पूछी होती, 1 इकाई 1000 के बराबर है, तो 11 इकाई किसके बराबर होती, 11000 के बराबर होती। अगर इसका खर्च पूछा होता, 1 इकाई 1000 के बराबर है, तो ये 7000। ये इसका अगर खर्च पूछा होता, 1 इकाई 10 के बराबर है, सॉरी 1 इकाई 1000 के बराबर है, तो 10 इकाई 10,000 के बराबर होती। तो इस तरीके से आप आय वाले सवाल को करते हैं। ऐसा ही एक और सवाल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, संख्या के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए कैसा सवाल है। जब प्रत्येक संख्या के अंदर समान काम किया जाए, ठीक है ना, तब आप ये अंतर समान रखें, दोनों में बराबर जोड़ें या दोनों से बराबर घटा देवें, तो आप इस तरीके से काम में ले लेवें, क्योंकि यहाँ दोनों का अंतर समान है, ठीक है ना। दोनों की आय 1000 है, तो इसका और इसका अंतर दोनों का बराबर है, इसलिए ऐसा काम किया। 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:11। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, उससे अनुपात 2:3 हो गया। अब आप काम करने से पहले इसे काम करने लायक बनाइए, क्योंकि प्रत्येक में बराबर जोड़ रहा है ना, तो ये दोनों का पहले अंतर समान दिखना चाहिए। यहाँ 7 और 11 में कितने का अंतर दिख रहा है, 4 का। यहाँ 2 और 3 में कितने का अंतर दिख रहा है, 1 का। तो इस 1 का अंतर है, अगर इसको 4 से गुणा कर लोगे तो यहाँ भी अंतर समान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी सवाल थोड़ा सा भारी हो तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ अंतर 1 आया है, इस पूरे को 1 से गुणा कीजिए, तो 1 से गुणा, और यहाँ अंतर 4 आया है, इस पूरे को 4 से गुणा कर लीजिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको अगर 1 से गुणा करूंगा तो क्या रहेगा, ये 7 और 11 ही रहेगा, ठीक है। इसको 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका अंतर समान हो चुका है, देखिए 7 4 11, 8 4 12। अब आप सीधा देख सकते हो, उसने कहा प्रत्येक के अंदर 7 जोड़ा, क्या कहा, प्रत्येक में 7 जोड़ा। आपको यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा हुआ दिख रहा है, आपको यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा हुआ दिख रहा है, 1 जोड़ा हुआ दिख रहा है, 1। और वो क्या कह रहा है, 7 जोड़ा, मतलब 1 जो है वो किसके बराबर है, 7 इकाई के बराबर है। तो बस जो भी निकालना है उससे गुणा कर लीजिए। कैसे, वो कह रहा है, तो बट छोटी संख्या कौन सी है,
1 7 इकाई के बराबर है। छोटी संख्या ये है, देखिए ये प्रारंभ में जो दे रखी थी वो, ये तो जोड़ने के बाद आई ना, प्रारंभ में तो संख्या यही थी, प्रारंभ में छोटी संख्या ये थी 7। हमने देखा 7 से 8 हुआ 1 इकाई 7 के बराबर है, तो ये 7 इकाई किसके बराबर होगा, ये 7 इकाई 7 × 7 7 7 49 के बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सरलता से इस सवाल का उत्तर आ गया। देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। ये था हमारा सवाल नंबर 19। ये अनुपात समानुपात का पहला भाग है। इसके अगले भाग में हम आयु पढ़ेंगे, उसके अगले भाग में सांझा पढ़ेंगे और उसके अगले भाग में मिश्रण पढ़ेंगे। ये सब अनुपात समानुपात के हिस्से हैं, इनको अनुपात समानुपात से हम जुड़ते हुए ही पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहा, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 यदि अंश में 6 की वृद्धि कर दी जाए। इस बार देखिए प्रत्येक में वृद्धि नहीं करिए, क्या कहा, अंश में 6 की वृद्धि कर दी जाए। सुनिए 5:7 है, 5:6 है और नया अनुपात 7:6 है। इसने कहा अंश में 6 की वृद्धि कर दी जाए। तो ऐसे सवाल में आपको क्या सोचना है उसको ध्यान से समझो। देखिए यहां केवल अंश में 6 की वृद्धि करी, तो अंश में 6 की वृद्धि करी मतलब आप समझ गए होंगे ना, अनुपात 5:6 होने का मतलब ये तो अंश होगा और ये हर होगा, क्योंकि 5/6, ठीक है ना। या फिर यहाँ अंश की जगह ऐसा लिखा हो सकता है परीक्षा में कि पहली संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए। ये आप दिमाग में सोच लीजिएगा, है ना। यहाँ क्या लिखाएगा परीक्षा में, पहली संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए। पहली संख्या में यदि, ये अंश की जगह आप ऐसा सोच लीजिए, करेक्शन है ये, पहली संख्या में यदि 6 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 7:6 हो जाता है। तो संख्याएं बताओ, ये सवाल है। अब देखिए ऐसे सवाल में आपको क्या सोचना है, केवल अंश में की जगह मैं क्या लिख दूं, केवल पहली संख्या, है ना। ये आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। केवल पहली संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पहली संख्या में वृद्धि करी ना, दूसरी में तो नहीं करी। यहाँ लॉजिक चेंज हो गया। अब वो वाला अंतर बराबर वाला लॉजिक नहीं है, वो तब आता है जब दोनों में समान कार्य किया जाए। यहाँ दोनों में समान कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक है, पहली संख्या में चेंज किया है, दूसरी में चेंज नहीं किया, तो दूसरी समान दिखनी चाहिए, दूसरी का अनुपात समान दिखना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ दूसरी का अनुपात समान दिख रहा है क्या, हाँ समान दिख रहा है, तो सीधा काम करो। अब अगर ये समान नहीं होता तो इसे सम्मान करते हम, जिससे भी गुणा करके सम्मान करना पड़ता। और गुणा करके कैसे सम्मान करते हैं अभी हमने सीखा था, जब हमने A/B और B/C में इनको B को सम्मान किया था, तो हमने सीखा था ना कैसे सम्मान करते हैं। अगर मान लो ये 4 दे रखा है और ये 2 दे रखा है, इसको 2 से गुणा कर दो, समान हो जाएगा। ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, इसको पूरे को 3 से गुणा कर दो, इसके पूरे को 4 से गुणा कर दो, तब समान हो जाएगा। तो यहाँ कहा कि पहली संख्या में वृद्धि कर दी, दूसरी संख्या में नहीं कहा, दूसरी संख्या में कोई चेंज नहीं किया, तो दूसरी संख्या में समान दिखनी चाहिए। और आज हमें दूसरी संख्या ये समान दिख रही है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली संख्या पे सीधा काम कर सकते हैं। अगर समान नहीं होती तो समान करके फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, 2 इकाई, यहाँ 2 इकाई बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि वो कह रहा है 6 की वृद्धि हुई। इसका मतलब 1 इकाई किसके बराबर है, 6/2 3 के बराबर है। 1 इकाई का मान 3 है। अब आपको क्या कहा, आपको कहा संख्याएं बताओ, दोनों ही संख्या बतानी है। ये संख्या 5 इकाई है तो 5 × 3, 1 इकाई अगर 3 है तो 5 तिया कितना होगा, 15। ये संख्या 6 इकाई है, 1 इकाई 3 के बराबर है तो 6 तिया 18। तो हमने दोनों संख्याएं ज्ञात कर ली, एक संख्या 15 हो गई, एक संख्या 18 हो गई। उसने कहा पहली संख्या में 6 की वृद्धि कर दी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आया होगा। अगर वो कहता ना दूसरी में वृद्धि करी, तो हम दूसरी में वृद्धि करी तो पहली को सम्मान रखते, ठीक है ना। जैसे इन दोनों को बाई चांस अगर हमें सम्मान करना पड़ता तो कैसे सम्मान करते, इसको पूरे को 7 से गुणा कर लेते, इसको पूरे को 5 से गुणा कर लेते, जैसा कि अभी हमने सीखा है। सवाल नंबर आपके सामने लगा हुआ होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सीट का कौन सा सवाल कर रहे हो। तो ये हम अनुपात समानुपात का आखिरी सवाल हमारे सामने। उसके बाद अनुपात समानुपात के आयु वाले सवाल आ जाएंगे। वो आयु वाले सवाल चाहे आप अलग से पढ़ो चाहे अनुपात समानुपात से पढ़ो, एक ही बात है, वो हिस्सा अनुपात समानुपात का ही है। सवाल क्या है देखिए, ये बड़ा स्पेशल सवाल है, इसमें आपको दिमाग लगाना है, ध्यान रखिए। आप चाहें तो पॉज करके सवाल को एक बार पढ़ लें, बेसिक परीक्षा में पूछा जा सकने वाला अच्छा सवाल है। किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल तथा असफल, ये सफल और ये असफल
पास तथा फेल का अनुपात 6:1 है, ये हमें बताया। यदि 6 और विद्यार्थी पास हो जाते, यदि 6 और पास हो जाते, भाई पास और 6 फेल का अनुपात ये है, कुछ स्टूडेंट ने रीचेक कराया तो क्या हुआ, 6 और पास हो गए, तो यदि 6 और सफल हो जाते तो अनुपात 9:1 हो जाता, नया अनुपात 9:1 है। इस बार आप ध्यान रखिएगा, इस बार दोनों में ही परिवर्तन हुआ है, सिर्फ एक में परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी पास वाले बढ़ गए और फेल वाले समान है, फेल वाले समान नहीं है। यही यहाँ बल्ब लगना चाहिए, यही यहाँ कॉमन सेंस की बात है। क्यों है, देखिए अगर ऐसा होता ना कि सिर्फ पास वालों में परिवर्तन हुआ है तो हम पास वालों पे काम कर देते, लेकिन अगर आप यहाँ सोच लेते ना कि फेल वाले तो समान हैं और 6 पास और हुए हैं, यहाँ कितने 3 को 6 बोल देते, एक को अगर 2 इकाई बोल देते तो सवाल गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि अगर पास वालों में परिवर्तन हुआ है तो 6 फेल वालों में अपने आप ही परिवर्तन हो गया है। क्यों परिवर्तन हो गया है, भाई जो पास हुए उन लोगों में से तो 6 और पास हो गए, तो फेल होने वालों की संख्या क्या हो गई, 6 कम हो गई। बात समझ में आई क्या। तो इस सवाल में ये लॉजिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तो 6 बढ़े हैं और यहाँ 6 कम हुए हैं, तब ये नया अनुपात आया है। तो इसको आपको बेसिक से करना होगा। मैंने क्या समझाया, पहले सवाल में हमने देखा दोनों में परिवर्तन हुआ, दूसरे में हमने देखा अगर एक संख्या में परिवर्तन हो और दूसरी संख्या में परिवर्तन नहीं हो तो जिस संख्या में परिवर्तन नहीं हो उसको बराबर रख लेना है, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, अनुपात 6:1। यदि 6 और पास हो जाते तो अनुपात 9:1 हो जाता। इसको आप बेसिक से करोगे, कैसे करोगे, इसको तो आप मानोगे 6p और इसको आप मानोगे 1p, p मतलब गुणज है। मान लीजिए ये लोग 6p है और ये लोग कितने हैं, 1p है, ठीक है ना। जब भी अनुपात में दे रखा हो तो इस तरह से मान सकते हैं, जरूरी नहीं है आप p मान के कंफ्यूज हो। अगर पास से p मान के कंफ्यूज हो रहे हो तो k लिख लो। ये 6k हैं और ये 1k है, ठीक है। अब ये कह रहा है 6 और पास हो गए, तो पास होने वालों की संख्या 6 बढ़ गई और फेल होने वालों की संख्या 6 कम हो गई। इसीलिए हमने किसी एक आंकड़े को हम बराबर नहीं कर सकते थे। बहुत ही लॉजिक, छोटी सी बात है, दिमाग में सेट रखनी है कि दोनों तरफ परिवर्तन हुआ है। अगर एक तरफ परिवर्तन होता तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे बराबर कर लेते। ऐसा करने से अनुपात कितना आ गया, 9:1। यहाँ आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 + 6 और यहाँ आप इसे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 9k - 9 × 54। इसको आप हल करोगे तो k का मान ज्ञात हो जाएगा आपको। तो देखिए k का मान कितना है, ये 6k इधर जाएगा तो हो गया 3k, 54 इधर आया तो आ गया 60, ठीक है ना। 54 इधर आके 6 से जुड़ गया 60, तो k का मान आ गया 20 यहाँ से, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, वो देख लीजिए ध्यान से। आपसे पूछा है कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। एक k का मान 20 आ गया, यहाँ से k का मान कितना आ गया, 20। कुल विद्यार्थी आपको कितने दिख रहे हैं, 6 और 1 7। भाई 6 तो पास वाले और 1, इसको आपने माना 6k, इसको आपने माना 1k, तो टोटल कितने दिख रहे हैं अपने को, 7k दिख रहे हैं। और k का मान आपने कितना निकाला है, k का मान आपने 20 निकाला है, तो 7 × 20 कितना हो गया, 140। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 140। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तब आप ये दिमाग जरूर लगाइएगा। ये था अनुपात समानुपात, और इसका अगला भाग होगा जिसमें हम अनुपात समानुपात के हिस्से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम आयु वाले प्रश्न पढ़ेंगे, साझा पढ़ेंगे और मिश्रण के सवाल पढ़ेंगे। धन्यवाद।